अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो वेव्स का लेक्चर नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन इन एयर ऑर्गन पाइप। जो आपके पास एयर ऑर्गन पाइप होता है, इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स किस तरह से बनती हैं। दोनों तरह के पाइप देखेंगे। एक वो पाइप जिसमें एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज है, दूसरा वो पाइप जिसके अंदर दोनों एंड ओपन है। तो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव्स कैसे फॉर्म होती हैं, वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं जिसकी मदद से हम ऑर्गन पाइप में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ इनके फॉर्मूले कैसे ड्राइव होते हैं, और इससे रिलेटेड माजी में जितनी तरह के क्वेश्चंस हमारे पास पेपर्स में आए हुए हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर रहे होंगे। तो हेडिंग लगा लो अपने पास, स्टैंडिंग वेव इन एयर ऑर्गन पाइप। अच्छा बेटे, ये पार्ट नंबर 2 है इसी टॉपिक का। लेक्चर नंबर 13 इसका पार्ट नंबर 1 था। अगर आपने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा हुआ तो भी मसला नहीं है, आपको ये लेक्चर आराम से समझ में आएगा। बस कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर वो याद नहीं रखनी तो उनका कॉन्सेप्ट मैंने लेक्चर नंबर 13 में बताया हुआ है, आप वो देख सकते हो। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, स्टैंडिंग वेव्स के बारे में आपको ये बात पता है कि अगर एक मीडियम में दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हुई आ रही हैं और वो दोनों वेव्स कैसी हैं, कोहेरेंट वेव्स हैं, यानी कि दोनों की फ्रीक्वेंसी आपस में क्या है, सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है। कंडीशन ध्यान में रखना, फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड सेम है। एक ही मीडियम में ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जब एक ही मीडियम में आ रही है इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो गई, सेम हो गई। जब वेलोसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो ऑटोमेटिकली वेवलेंथ भी क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v दोनों का सेम, f दोनों का सेम, तो ला महाला लैम्डा भी दोनों का क्या होगा, सेम होगा। आसान भाषा में, जब दो आइडेंटिकल वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती हुई आती हैं तो जिस पॉइंट पर ये दोनों वेव्स ओवरलैप करती हैं वहां पे अपने पास स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। स्टैंडिंग वेव्स इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस रीजन में ये ओवरलैप करेंगी, इस रीजन में जो एनर्जी होगी उसका नेट ट्रांसफर जीरो होता है। उसका नेट ट्रांसफर क्या होता है बच्चे, जीरो होता है। एनर्जी ना तो राइट पे जाएगी ना एनर्जी लेफ्ट पे जाएगी, एनर्जी इसी रीजन में क्या कर रही होती है, स्टैंड कर रही होती है। और क्या प्रॉपर्टीज है स्टैंडिंग वेव की। जब आपके पास स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होती है तो आपके पास जो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है जहां पर स्टैंडिंग वेव बनी है वो करते तो सिंपल हार्मोनिक मोशन है लेकिन वेरिएबल एम्पलीट्यूड का। अच्छा, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं फ्रेंच बोल रहा हूं तो स्टैंडिंग वेव का भी पूरा लेक्चर हम ऑलरेडी मुकम्मल कर चुके हैं। तो आपके पास पार्टिकल्स एसएचएम करते हैं, जैसे मान लो ये आपके पास एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, इन दो नोड्स के बीच के पार्टिकल्स ऐसे एसएचएम करते चल रहे हैं। ठीक है, ये दो नोड्स के बीच के पार्टिकल ऐसे क्या कर रहे हैं मेरा बेटा, एसएचएम कर रहे हैं, और इन दो नोड्स के बीच के पार्टिकल ऐसे। मतलब आपने टाइम t इक्वल 0 पे देखा तो आपको ये सूरत हाल नजर आई। अब जाहिर सी बात है ये सारी जिंदगी पार्टिकल्स ऐसे नहीं रहेंगे। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, कुछ टाइम के बाद ये टाइम t इक्वल 0 पे सूरत हाल है, टाइम t इक्वल t/4 के बाद ये सारे पार्टिकल मीन पे आ जाएंगे। फिर टाइम t/4 के बाद ये वाले पार्टिकल यहां आ जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। फिर टाइम t/4 के बाद मीन पे आ जाएंगे। फिर टाइम t/4 के बाद ये सूरत हाल हो जाएगी। यानी कि ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं। तो आप बोलोगे सर जो ट्रेवलिंग वेव थी, प्रोग्रेसिव वेव थी, उसमें भी पार्टिकल्स एसएचएम किया करते थे, इसमें क्या खास बात है। इसमें खास बात यह है हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड दूसरे से मुख्तलिफ है। चेक करो, ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये वाले पार्टिकल्स, ये कुछ ऐसे ढीठ पार्टिकल्स हैं जो कि हमेशा आप किसी भी टाइम पे देखो, चाहे आप टाइम t इक्वल 0 पे देखो जब ये सारे ऊपर हैं ये सारे नीचे हैं, चाहे आप टाइम t इक्वल t/4 पे देखो जब सब मीन पर है, चाहे आप टाइम t इक्वल 2t/4 पे देखो जब ये ऊपर हैं ये नीचे हैं, चाहे 3t/4 पे देखो, चाहे 4t/4 पे देखो। ये वाले जो कुछ पार्टिकल्स हैं, ये वाले, ये जिनको मैं मार्क कर रहा हूं, इसको कहता हूं नोड n1, इसे कहा नोड n2, इसे कहा नोड n3। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये हमेशा कैसे होते हैं मेरा बेटा, मीन पर होते हैं, और ये कहलाती है पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। और जो पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होती थी इसको अपन लोग क्या कहा करते थे, नोड कहा करते थे। ठीक है, नोड क्या है, पोजीशन ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारे मीडियम के पार्टिकल्स हैं, इसमें से वो मीडियम का पार्टिकल जो हर लम्हे
मीन पोजीशन पर बैठा हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, उसको अपन लोग कहते थे नोड। और नोड आपके पास था पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि ये मिनिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा था। तो अब बोलोगे सर ये तो वाइब्रेट ही नहीं कर रहा। हाँ, तो मिनिमम एम्पलीट्यूड है ना, मिनिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, A1 माइनस A2। जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो A माइनस A, इसका नेट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सही। इसी तरीके से ये वाले पार्टिकल को देखो, इसको, ये सबसे ऊपर गया हुआ है, देखो ये वाला पार्टिकल भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, लेकिन ये इनमें सबसे ऊपर है। तो वो पोजीशन जो कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करती थी, इसको मेरा बेटा अपन लोग कहा करते थे एंटी नोड। क्या कहते थे, एंटी नोड। एंटी नोड कहलाती थी पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। एंटी नोड कहलाते थे पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जिसमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पार्टिकल का कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। देखो वाइब्रेट ये भी कर रहा है, 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 लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, इसका और ज्यादा। तो गोया कि ये है आपके पास पोजीशन ऑफ एंटी नोड। वापस रिवाइज कर लो, दो आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी और वेवलेंथ तो ऑटोमेटिकली सेम हो गई। फिर क्यों भाई, एक ही मीडियम में आ रही है तो वेलोसिटी सेम, क्योंकि वो मीडियम की प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। वेवलेंथ सेम, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पहले सेम कर दी थी, वेलोसिटी मीडियम के सेम होने की वजह से सेम हो गई। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जब दो आइडेंटिकल वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेवलेंथ आकर किसी रीजन में ओवरलैप करती हैं तो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। स्टैंडिंग वेव्स का पहला खासा कि एनर्जी विल नॉट ट्रांसफर इन एनी डायरेक्शन, एनर्जी विल रिमेन स्टैंडिंग इन दैट रीजन जहां पे स्टैंडिंग वेव का फॉर्मेशन हुआ है। फिर हमने देखा कि हमारे पास नोड्स, एंटी नोड्स बनते हैं। नोड्स क्या है, वो पार्टिकल जो कि रेस्ट पर है, वो पोजीशंस जो कि रेस्ट पर है या जिनका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, दीज आर नोड्स। एंटी नोड्स क्या थे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाले पार्टिकल्स। ठीक है, फिर मेरा बेटा आपके पास हमने एक और ये चीज देखी थी कि आपके पास दो कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान का जो फासला था दैट वाज लैम्डा बाय 2। लैम्डा आपके पास एक वेव की लेंथ होती है। फिर इसी तरह से आपके पास दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स का जो फासला था वो भी लैम्डा बाय 2 था। जैसे एक एंटी नोड ये रहा, एक एंटी नोड ये रहा, इसे कह दिया A1, इसे कह दिया A2। देखो ना भाई, ये भी तो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, इससे थोड़ी फर्क पड़ता है ये नीचे है ये ऊपर है। ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल आउट ऑफ फेज है बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का फासला भी क्या है, लैम्डा बाय 2। और नोड और कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच का फासला क्या है, लैम्डा बाय 4। ये ध्यान में रखना, ये सारे जो फासले बताए हुए हैं ना, एक चीज अपने पास नोट कर लेना, ये सारे फासले एडजेसेंट या कंसेक्यूटिव पोजीशंस के हैं। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दो आजू बाजू में आने वाले नोड्स का फासला लैम्डा बाय 2 है। ऐसे नहीं एक नोड यहां है, एक नोड हैदराबाद के अंदर है, आप बोलो लैम्डा बाय 2 तो है ही नहीं है। तो दो बराबर बराबर का नोड, सिमिलरली दो बराबर बराबर के एंटी नोड्स का फासला लैम्डा बाय 2। नोड और उसके बिल्कुल बाजू में आने वाले एंटी नोड का फासला क्या है, लैम्डा बाय 4। ठीक है भैया, ये सारी बातें हमने पढ़ ली थी, क्लियर है। चलो इतना हिस्सा रिवाइज कर लो, आगे चलते हैं। फिर मेरा बेटा हमने एक चीज और पढ़ी थी, और वो एक चीज और ये थी जो बिल्कुल हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि आपके पास साउंड वेव जो थे वो लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव थी। और लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव में क्या होता है कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ऐसे करके आपके पास वेव प्रोपेगेट करती है। जिस डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपेगेट करता है, पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम भी उसी डायरेक्शन में क्या करते हैं, वाइब्रेट करते जा रहे होते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करते जा रहे होते हैं। ऐसे ये अपने पास था साउंड वेव का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब साउंड वेव के बारे में मेरा बेटा हमने ये बात पढ़ी थी कि साउंड वेव जो है इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो दो तरह से। एक था मेरा बेटा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेव। अच्छा, ये वो वाला पॉइंट आ गया जिसको मैं कह रहा था, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो आप ये वाले पॉइंट जहन में रख लेना बस। ठीक है, एज इट इज मान के चल लेना। ठीक है, देखो साउंड वेव को एक्सप्रेस करते हो एज डिस्प्लेसमेंट वेव या एज एक्सिस प्रेशर वेव। हमने ये चीज नोट की थी कि आपके पास जब कभी भी आप साउंड वेव प्रोड्यूस करोगे, मान लो यहां पे मेरे पास एक कोई ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क तो देखा है ना, वो जिसके ऐसे दो सींग निकले हुए होते हैं, दो प्रोंग्स होते हैं, उसको आप किसी रबर पैड पे स्ट्राइक करते हो। टीचर कहता भी है कि भाई इसको आहिस्ता से मारो, लेकिन आप फिर भी इसको ऐसे कस के मारते हो,
ताकि वो टूट ही जाए, जान छूटे आपकी, प्रैक्टिकल ना करना पड़े। तो बेसिकली ये जब आप इसको स्ट्राइक करते हो ना, तो इसके ये प्रोंग्स ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते हैं, तो इसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। तो जनाब, अब ये जो आपका सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस है, इससे x डिस्टेंस के फासले के ऊपर कोई आपके पास एयर का जो मॉलिक्यूल है, क्योंकि जाहिर है हम मान के चल रहे हैं एयर मीडियम में जिससे साउंड वेव प्रोपेगेट कर रही है, तो एयर का जो मॉलिक्यूल है उसने अपनी मीन पोजीशन से क्या डिस्प्लेसमेंट कवर करी हुई है, वो डिस्प्लेसमेंट वेव के थ्रू पता चल जाएगा। और इस पार्टिकल के आगे या पीछे जाने की वजह से इस रीजन में जो प्रेशर है उसमें क्या चेंज आया है। हमने ये बात पढ़ी थी, या आप वैसे भी ये बात सोच सकते हो, जब कंप्रेशन वाला पार्ट होगा यानी कि एयर मॉलिक्यूल्स करीब आएंगे, तो उस लोकलाइज रीजन में प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डेंसिटी बढ़ चुकी होगी। भैया खुद देखो ना, जब करीब करीब आएंगे एयर मॉलिक्यूल, तो इस एयर के पॉकेट में ज्यादा मास जमा हो गया, तो ज्यादा मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ज्यादा डेंसिटी, तो प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि प्रेशर और डेंसिटी गैस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जो इसका एक्सेस प्रेशर है वो प्रेशर वेव से आ सकता है, और जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट वेव से आ सकता है। फिर मेरा बेटा हमने ये चीज देखी थी कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जीरो होती है, जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पर प्रेशर का एंटी नोड होगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट का नोड होगा वहां पर मेरा बेटा प्रेशर का क्या होगा, एंटी नोड होगा। प्रेशर के एंटी नोड से यह मुराद है कि वहां पर या तो कंप्रेशन वाला रीजन होगा, वहां पर या तो रेयरफेक्शन वाला रीजन होगा, और जहां पर मेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होगा वहां पर प्रेशर का नोड होगा। प्रेशर के नोड होने से क्या मुराद है कि एक्सेस प्रेशर वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ये वाली बातें इतनी कोई खास नहीं है, लेकिन इसकी मदद से हमें जो बात समझ में आएगी वो ये है कि क्लोज एंड पे आपके पास नोड होता है या एंटी नोड होता है, उसको हमने पढ़ना है। ठीक है मेरे बच्चे, क्योंकि हमने इसी की मदद से डिफाइन किया था कि हमारे पास जो पाइप का ओपन एंड होगा वहां पे क्या होगा, और पाइप का जो क्लोज एंड होगा वहां पे क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले मेरे बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास हमारा क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप। सर सबसे पहले तो ये चीज बता दीजिए, ये ऑर्गन पाइप क्या होता है। चलो, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप, इसको जब आप किताब देखोगे तो किताब वाले कहीं कहीं पर इसे क्लोज पाइप का नाम भी देते हैं, कहीं कहीं पर इसे कहते हैं वन एंड ओपन वन एंड क्लोज, या ये कहीं कहीं पे क्लोज एंड ऑर्गन पाइप का नाम भी देते हैं। नोट कर लेना अपने पास, ताकि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक है, देखो भैया ऑर्गन पाइप क्या होता है। आपने कभी नोट किया है वो जो आपके पास एक बांसुरी होती है, फ्लूट, ठीक है, फ्लूट बांसुरी जो होती है, बिल्कुल एक पतला सा लंबा सा पाइप होता है, उसमें ऊपर ऐसे छेद से होल से दिए हुए होते हैं, वो बेसिकली ऑर्गन पाइप की एक मिसाल है। और क्या मिसाल हो सकती है, कोई पतली सी बोतल ले लो, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ऊपर उसका मुंह खुला हुआ है, आप उसमें कुछ बोलते हो तो आपको आवाज एम्पलीफाई होकर सुनाई देती है। कभी नोट किया, छोटे बच्चे अक्सर ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं खेलते हुए। एक बोतल है, उसमें आप पानी भर दो या पानी नहीं भी भरो, खाली बोतल है, एक एंड क्लोज है, दूसरा एंड ऊपर से ओपन है, आप उसमें कुछ आवाज दो, बा 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 डा 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 करके, तो वो आवाज आपको एम्पलीफाई होकर सुनाई देगी। तो आज के लेक्चर में हमने यही देखना है कि वो आवाज एम्पलीफाई क्यों होती है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बनती है, और जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो पार्टिकल्स मैक्सिमम ऑसिलेट करते हैं। जब एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो लाउडनेस बढ़ती है, क्योंकि लाउडनेस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है। ये आज के लेक्चर का हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। फिलहाल ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट जहन में आ गया। ठीक है, चलो देखो, अब क्लोज एंड ऑर्गन पाइप मेरा बेटा हमारे पास कौन सा है, देखो यहां पे ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है, और इसका जो एक एंड है ना ये क्लोज है। अच्छा सर ये एक एंड क्लोज कैसे हो सकता है बेटा, बहुत सारे तरीके। मान लो ऐसे मेरे पास एक बड़ा सा पाइप है, उसके अंदर मैंने आधे पाइप में पानी भरा हुआ है और ऊपर का आधा पाइप खाली है, तो जो आधा पाइप खाली है वो समझ लो ये वाला पाइप है, और इससे पीछे क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। न समझ आ रही है बात भाई, ये मेरे पास एक पाइप है, इसमें मान लो मैंने यहां तक पानी भरा हुआ है, तो ये वो पाइप हो गया क्लोज एंड ऑर्गन पाइप। भाई इसमें तो ये तो सारा पानी पानी है ना, ये तो पानी पानी हो गया। अब अगर मैं पानी का लेवल नीचे कर दूंगा तो इस पाइप की जो लेंथ है वो ऑटोमेटिकली क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इस एंड को क्लोज किसी भी तरह से कर सकते हो, वो हमारा कंसर्न नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब जो बात आपने जहन में रखनी है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ, वो बात ये है, जो मेरा बेटा आपका क्लोज एंड होता है, आपका जो क्लोज एंड होता है, क्लोज एंड के ऊपर हमेशा ध्यान में रखिएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का बनता है नोड।
डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट एयर पार्टिकल की होती है 0। सही है, ये पीछे मैं जो फारसी बोल रहा था वो ये था। डिस्प्लेसमेंट का बनता है नोड, या नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होती है 0 होती है। रीजन भी समझाने की कोशिश कर देता हूं थोड़ी सी। यहां पे अगर मेरा बेटा एक एयर का मॉलिक्यूल है, एक एयर का पार्टिकल यहां मौजूद है, तो ये वाला एंड तो क्लोज है। देखो साउंड वेव प्रोपेगेट करती है तो एयर के पार्टिकल्स क्या करते हैं मेरा बेटा, एयर के पार्टिकल्स ऐसे टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हैं साउंड को आगे भेजने के लिए। जब एयर का पार्टिकल जो यहां पर मौजूद है, ये वाला एंड तो क्लोज है, तो क्या ये आगे वाइब्रेट करके जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या ये आगे जा सकता है? नहीं जा सकता। इसलिए मैं कह रहा हूं क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का हमेशा क्या होता है? नोड होता है, और प्रेशर का एंटी नोड होता है। प्रेशर का क्या होता है? एंटी नोड होता है। ठीक है, लेकिन हम यहां पे जो भी बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट के हवाले से करेंगे, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्लोज एंड पे अगर मैं कहूं नोड है, तो किसका नोड है? डिस्प्लेसमेंट का नोड है। मैं कहूं ओपन एंड पे एंटी नोड है। एंटी नोड क्यों? डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम क्यों होती है भैया? अगर एयर का एक पार्टिकल यहां है और साउंड वेव मान लो ऐसे आ रही है, तो क्या इसको यहां पे इस वाले एयर के पार्टिकल को आगे वाइब्रेट करने से रोकने के लिए कोई चीज है? नहीं है। ये तो मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? इस वाले पार्टिकल को देखो और इसको देखो, दोनों में बिल्कुल वर्ड ऑपोजिट की तरह का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। ये वाला पार्टिकल बेचारा आगे जा नहीं सकता, क्लोज एंड है, इसलिए मैंने कहा क्लोज एंड पे डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? नोड होता है। ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम वाइब्रेट करेगा। ये वाला पार्टिकल है, क्या इसे आगे रोकने के लिए कोई चीज है? नहीं है, तो ये मैक्सिमम वाइब्रेट करता बजाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रेशर का उल्टा हिसाब किताब है। प्रेशर से मैं डेरिवेशन में कुछ भी नहीं करूंगा, उसके जो एमसीक्यूज थे वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में सिखा दिए थे या प्रीवियस लेक्चर में कवर करा दिए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा आपकी बात। चलो अब देखो मेरा बेटा, हमने यहां पे समझना क्या है। हमें यह बात तो पता चल गई कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट का नोड है यहां पर, और यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गन पाइप है। अगर यहां पे मेरा बेटा मैं ट्यूनिंग फॉक लेकर आता हूं, ये ट्यूनिंग फॉक रखा, और इस ट्यूनिंग फॉक को मेरा बेटा मैंने एक रबड़ पैड पे स्ट्राइक किया, ऐसे ऐसे रबड़ पैड पे स्ट्राइक किया और ऐसे रख दिया लाके इसके मुंह के ऊपर, तो इसके जो प्रोंग्स हैं ऐसे वाइब्रेट कर रहे होंगे। जब प्रोंग्स वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? साउंड वेव प्रोड्यूस होगी। साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई जाएगी, भैया जाहिर है यहां एयर मौजूद है, साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती हुई जाएगी, इस एंड पे जाके टकराएगी और यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट करेगी। साउंड वेव जाएगी, जाके टकराएगी इस एंड से, और टकराने के बाद क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। ये बात समझ आई है? अब आप नोट करो, साउंड वेव गई, जाके टकराई, टकरा के रिफ्लेक्ट हुई। जब रिफ्लेक्ट होके वेव वापस आ रही है तो ये अभी भी वाइब्रेट कर रहे हैं, गोया इंसिडेंट वेव भी है और रिफ्लेक्टेड वेव भी है। दो वेव नजर आ रही हैं। फिर देखो, एक जाने वाली वेव, एक आने वाली वेव, तो एक इंसिडेंट वेव है और एक रिफ्लेक्टेड वेव है। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, क्योंकि रिफ्लेक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती और सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस कॉमन है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। एम्पलीट्यूड सेम होगा। तो अल्टीमेटली जब ये ओवरलैप करेंगे तो इस ऑर्गन पाइप में आपके पास क्या होंगी? स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी। कॉन्सेप्ट का फील आया? स्टैंडिंग वेव बन कैसे रही है? ऑर्गन पाइप था, आपने इसके मुंह पे लाके वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक रख दिया, इसकी वजह से एक इंसिडेंट वेव गई, क्लोज एंड पे जाके टकराई, टकरा के वापस आई। जब वापस आ रही थी तब भी ये वाइब्रेट कर रहा था, तो इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव से मिली और इसके अंदर आपके पास एक स्टैंडिंग वेव फॉर्म हो गई। अब स्टैंडिंग वेव जब फॉर्म हुई तो इसके अंदर मेरा बेटा, जब हम बिल्कुल फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, सर फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है अभी समझते हैं, सब समझ में आएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगर हम इसमें बिल्कुल फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करें, बच्चे फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता है? फंडामेंटल मोड ये है कि जो कम से कम बाउंड्री कंडीशन है ना वो सेटिस्फाई हो रही हो। हमने वेव्स इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग में भी यही चीज पढ़ी है। जो आपके पास स्ट्रेच स्ट्रिंग था, दोनों एंड से बंधा हुआ था, तो कम से कम कंडीशन क्या थी कि यहां पे भी नोड बने और यहां पर भी नोड बने स्ट्रिंग में, क्योंकि ये वाला पार्टिकल मूव नहीं कर सकता, ये वाला पार्टिकल भी मूव नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे यहां पे भी आपके पास कंडीशन है। क्या कंडीशन है भैया? यहां पे आपके पास बनना है डिस्प्लेसमेंट का नोड। क्या बनना है? डिस्प्लेसमेंट का नोड। यहां पर बनना है आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। तो कम से कम कंडीशन ये है, या कम से कम आपके पास वेव की फॉर्मेशन क्या होगी? जब इस तरीके की वेव बनेगी, ये वाली वेव बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? जब ये वाली वेव की फॉर्मेशन होगी ना, ये आपके पास है फंडामेंटल मोड। फिर सुनो मेरा बेटा, और अच्छे से ना कॉन्सेप्ट का फील लेने की कोशिश करोगे। इसे हम
फंडामेंटल मोड कह क्यों रहे हैं, फिर मैं आपको इसका भी फील कराता हूं कि ये बेसिकली हम बनाते क्या हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। कोई दिक्कत तो है ही नहीं ना, सब कॉन्सेप्चुअल है। चलो देखो, अभी फंडामेंटल मोड क्या होता है बेटे? फंडामेंटल मोड वो होता है जिसके अंदर कम से कम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो, कम से कम बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। सर कम से कम बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही से मुराद क्या है, पहले ये समझें। मान लो कुछ लोगों का ग्रुप जा रहा है, मैंने कहा आपके साथ कम से कम मेरे 2 लोग तो जाने चाहिए। मैंने क्या कहा, आपके साथ मेरे, मान लो कोई मैच चल रहा है, मैच के अंदर क्रिकेट का मैच चल रहा है, 11 लोगों की टीम खेलती है। मैंने कहा यार टीम में मेरे 2 लड़के तो होने चाहिए, ठीक है। अब अगर आज चल रहा है, मैंने कहा टीम में मेरे 2 लड़के तो होने चाहिए। अब मेरे 2 लड़के वो खिला रहा है, ये कम से कम कंडीशन जस्टिफाई हुई है। उसने मेरे 2 लड़कों के साथ तीसरा लड़का भी खिला दिया, ये कम से कम से 1 स्टेप आगे चले गए। उसने मेरे 4 लड़के खिला दिए, ये कम से कम से 2 स्टेप आगे चले गए। अगर वो सिर्फ 2 लड़के खिलाता तो इसका मतलब कम से कम कंडीशन जस्टिफाई हो रही थी। बिल्कुल ऐसे ही कम से कम कंडीशन क्या है कि भाई क्लोज एंड पे क्या बने, नो डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि यहां का पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर सकता। यहां पे क्या बने, एंटी नोड बने, या प्रेशर के सेंस में बोले तो यहां प्रेशर का एंटी नोड बने या प्रेशर का नोड बने। ये कम से कम कंडीशन है, तो ये कम से कम कंडीशन है। क्या आपको बीच में और कोई नोड नजर आ रहा है? नहीं। क्या यहां से आगे पीछे कहीं और एंटी नोड नजर आ रहा है? नहीं। तो यहां पे एंटी नोड बनना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट का, जी सर। यहां पे नोड बनना चाहिए था डिस्प्लेसमेंट का, जी सर। तो ये मिनिमम बाउंड्री कंडीशन थी दैट आर बीइंग जस्टिफाइड ओवर हियर। क्लियर है? अगर बीच में नोड एक और आ जाता तो हम कहते हैं ये फंडामेंटल से आगे की बात शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बात करता हूं, मैं कहता हूं भाई ये जो पाइप है, इस पाइप की लेंथ मैं मान लेता हूं L के बराबर है। अच्छा, ये लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो, जैसे मैंने अभी मिसाल दी ना, एक पाइप है, आपके कॉलेजेस में प्रैक्टिकल भी होगा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के नाम से, उसमें करते हैं सारा काम। ट्यूब है ऐसे, उसमें पानी भरा हुआ है, तो जो पानी से ऊपर वाली जगह है वो ये पाइप है, ये वाला एंड क्लोज है, बाकी ऊपर वाली जगह पाइप है। अगर आप पानी का लेवल नीचे गिरा दो तो पाइप की लेंथ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। उससे क्या होता है वो भी देखेंगे, अभी सब देखेंगे, परेशानी नहीं है। तो अब देखो मेरा बेटा, ये एंटी नोड है, ये नोड है, ठीक है। तो एंटी नोड और नोड के बीच का फासला अपने पास कितना होता है, λ/4 होता है। क्लियर है? अगर मैं लाके मेरे बेटे इसको यहां पे इक्वेट कर दूं तो L विल बी इक्वल टू λ/4। यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, लैम्डा का वैल्यू निकालता हूं, दैट विल बी इक्वल टू 4L। अब देखो, मुझे ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है कि ये क्या फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ये स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हुई है। तो भाई मुझे पता है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये V क्या चीज है, ये V क्या चीज है, वेव की वेलोसिटी। वेव कौन सी है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड की यहां से गई थी और टकरा के वापस आई। सर दोनों की वेलोसिटी एक ही जितनी होगी, बिल्कुल एक ही जितनी होगी। क्यों सर, अबे मीडियम एक है ना, जाने वाली वेव भी इसी मीडियम में थी, आने वाली वेव भी इसी मीडियम में, तो वेलोसिटी इज सेम। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव लेक्चर 9 में भी ये सारी बातें बताई थी। तो अगर यहां से मेरा बेटा f का वैल्यू निकालूंगा तो f विल बी इक्वल टू v डिवाइडेड बाय लैम्डा। v डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना है आपके पास मेरा बेटा, 4L। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लोज एंड ऑर्गन पाइप। यह है फॉर्मूला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। अब एक बात समझ लीजिएगा यहां पे अच्छे तरीके से, जैसे हमने स्ट्रेच स्ट्रिंग में पढ़ा था ना कि आप किसी भी पॉइंट से प्लग करो या किसी भी फ्रीक्वेंसी पे स्ट्रिंग को वाइब्रेट करो तो कोई लाजमी थोड़ी है कि उसमें स्टैंडिंग वेव बनेगी। सेम केस यहां पर है। देखो V/4L की फ्रीक्वेंसी से अगर आप यहां पे वाइब्रेट करोगे, इतनी फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से अगर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे तो स्टैंडिंग वेव बनेगी फंडामेंटल मोड की। अगर इससे आगे पीछे करोगे तो फंडामेंटल मोड की नहीं बनेगी। वजह हो सकता है उस केस में नोड यहां पे आ रहा हो या नोड यहां पे आ रहा हो। फंडामेंटल मोड क्या है, यहां पे नोड चाहिए क्लोज एंड पे और एंटी नोड चाहिए ओपन एंड पे। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, ये होता है। सही हो गया। अच्छा, एक काम करते हैं, सेकेंड मोड पे चलते हैं ताकि मजीद बात आपको समझ में आए। सेकेंड मोड पे आते हैं, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। देखो मैं मान के चल रहा हूं कि लेट से आपको अभी तक समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, अब मजीद समझते हैं। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, मेरा बेटा मेरे पास ये सेम ऑर्गन पाइप है जिसका एक एंड मेरे बेटा मेरे पास क्लोज है और दूसरा एंड मेरा बेटा मेरे पास क्या है, ओपन है। अभी देखते चलो, अभी आपको फीलर्स मिलेंगे यहीं पे। पहली बात तो इस सेकेंड मोड को आप कहते हो फर्स्ट ओवरटोन। क्या नाम देते हो भाई, फर्स्ट ओवरटोन। बहुत सारे बच्चों को ये ओवरटोन ही समझ में नहीं आता भाई। ओवरटोन नाम देखो, ओवरटोन, टोन के ऊपर आने वाला पहला नोट।
तो टोन कहते हैं इसे, ये जो फंडामेंटल मोड होता है ना इसे कहते हैं जीरोथ ओवरटोन, जीरोथ ओवरटोन, ये है जीरोथ ओवरटोन। इसके बाद जो भी आएगा फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, फंडामेंटल के ऊपर चढ़ने वाले जो नोट होते हैं ना वो आपके पास ओवरटोन कहलाते हैं। विकिपीडिया पे सर्च कर लेना भाई जाके कि ओवरटोन क्या होता है। तो फंडामेंटल के नोट के ऊपर चढ़ने वाले जो नोट होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हायर नोट्स जो फंडामेंटल के ऊपर आते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, ओवरटोन्स होते हैं। ठीक है, अब देखो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या है। मैंने आपको क्रिकेट वाली मिसाल दी, इसी से सोच के देख लो और आसानी से समझ में आएगा। भाई 11 लड़के खेलते हैं टीम में, मैंने कहा मेरे कम से कम 2 लड़के तो आप खिलाओगे ही खिलाओगे, वरना मैं बैट लेके भाग जाऊंगा। तो मेरे 2 लड़के खेल लेते। अगला मोड क्या पॉसिबल है, वो मेरे 3 लड़के खिलाएगा। भाई अगला तो यही पॉसिबिलिटी है। उससे अगली 4 लड़के खिलाएगा, उससे अगली 5, उससे अगली 6। अब देखो कंडीशन क्या है, इस एंड पे नोड होगा, इस एंड पे एंटी नोड होगा। ये हो गई बुनियादी कंडीशन के बीच में कहीं कोई नोड नहीं आ रहा, बीच में कहीं कोई और एंटी नोड नहीं आ रहा। अब देखो जब हम यहां पे यही चीज देखेंगे ना तो देखो अब ये मेरा बेटा हमारे पास सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। अब अगर आपने कॉन्सेप्ट को प्रॉपर फॉलो किया आप देख के समझ जाओगे इसे सेकंड मोड क्यों किस खुशी में कह रहा हूं। देखो आपको एक नोड ये नजर आ रहा है, यहां तो होना ही था नोड, ये तो कंडीशन का नोड है। एक नोड आपको अब बीच में भी नजर आ रहा है, दिस इज द सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकंड स्टेप ऑफ वाइब्रेशन। कॉन्सेप्ट का फील आया? ड्राइव करने को तो 10 मिनट में डेरिवेशन हो जाएगा, कुछ सीखोगे नहीं आप। कॉन्सेप्ट का फील लो, इससे इसको अगला मोड ऑफ वाइब्रेशन क्यों कह रहे हैं, फीलर आ रहा है। फिर ये एंटी नोड तो आना ही था, ये कंडीशन का एंटी नोड है, ये एक और एंटी नोड नजर आ रहा है आपको बीच में। ठीक है, तो ये सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है। क्लियर हो गया, एक नोड एक एंटी नोड बीच में भी ऐड हो गया। अब अगर मैं देखता हूं तो भाई साहब मेरे पास यहां पे कोई लेंथ एल थी, क्लियर है। अच्छा इसको मैंने अभी हार्मोनिक या इसे मैंने हार्मोनिक वार्मोनिक का कोई चक्कर नहीं पाला अभी, वो हार्मोनिक आपको भी समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, सब समझ आएगा, टेंशन क्यों लेते हो। ठीक है, ये मान लो आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, आपने इसको वही काम किया था भाई, वाइब्रेट किया था वापस। ठीक है, और अल्टीमेटली इंसिडेंट वेव गई टकरा के वापस आई और यहां पे आपके पास ओवरलैपिंग की वजह से स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन हो रही है। अच्छा एक और बात, जब स्टैंडिंग वेव की फॉर्मेशन होगी तो होगा क्या, आवाज सुनाई देगी, एम्पलीफाइड साउंड। वो भी रीजन आपको बता देते हैं। भाई स्टैंडिंग वेव में होता क्या है, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, तो कुछ पार्टिकल जो कि एंटी नोड पोजीशन पर होते हैं वो मैक्सिमम वाइब्रेशन करते हैं, उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है और एम्पलीट्यूड के बढ़ने से लाउडनेस बढ़ जाती है, तो आपको एक लाउड साउंड सुनाई देता है। कैसा, लाउड साउंड सुनाई देता है। ठीक है, समझ आ गई ये बात, ये फेडरल बोर्ड में कहानी लिखी हुई है पूरी। ठीक है, चलो ये क्लियर है। अब देखो इसको अगर मैं देखता हूं, देखो भाई नोड एंटी नोड के बीच का फासला पता है ना आपको, ये देखो एंटी नोड नोड, ये एक और एंटी नोड, ये नोड, ये एक और एंटी नोड, ये एंटी नोड और ये नोड, देख रहे हो, एंटी नोड नोड, नोड एंटी नोड, एंटी नोड नोड। ये भी लैम्डा बाय 4 होगा भाई, ये भी लैम्डा बाय 4 होगा भाई, ये भी लैम्डा बाय 4 होगा। कितने होगा भाई, 3 लैम्डा बाय 4। आप बोलोगे भाई L विल बी इक्वल टू 3 लैम्डा बटे 4। लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो भाई ये बन जाएगा आपके पास 4L डिवाइडेड बाय 3। मैंने किसी वजह से अभी यहाँ पे ना ये अलग अलग लिखा हुआ है। अच्छा इससे परेशान नहीं होना सर, ये वेवलेंथ और ये वेवलेंथ सेम है, नहीं है सेम, नजर ही आ रहा है। यहाँ देखो वैल्यू अलग है, यहाँ देखो वैल्यू अलग आ रही है। अगर ये भी नजर नहीं आ रहा मैं आपको वैसे सिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पाइप की लेंथ तो दोनों जगह सेम है ना, इधर पाइप की लेंथ में 1/4 वेवलेंथ आई है, 1/4 ऑफ द वेव आया। सर 1/4 कैसे कह रहे हैं, देखो समझो, इतने हिस्से को, ये समझ में आ गया, ये पूरी एक वेव है ना भाई, एक वेव है। ठीक है, अब आप सिर्फ इतने हिस्से को देखो, ये जितने हिस्से को मैंने शेड किया है यही आ रहा है ना यहाँ पे, तो सिर्फ तो कितना आ रहा है, 1/4 वेव आई है इस जगह पे। अब इस जगह को देखो, वही बना रहा हूं दोबारा से, टेंशन नहीं लेने का, सब समझ में आएगा। अब मैंने जितने हिस्से को शेड किया है देखो, ये पूरा हिस्सा यहां पे आ रहा है, नजर आ रहा है, ये 3/4 वेव आई है, यहां पे 3/4 आई है। गोया के उसी पाइप में पहले 1/4 आ रहा था, अब 3/4 वेवलेंथ आई है, तो गोया वेवलेंथ तो चेंज हो गई है। मैंने किसी वजह से अभी यहां पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 नहीं लिखा, वो वजह भी आपको समझानी है, वो मैं वैसे लिख दूंगा तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, परेशानी नहीं हो। ठीक है, देखो इधर ये आ गई लैम्डा का वैल्यू। अगर मुझे इस फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकालना है, वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये क्लोज ऑर्गन पाइप अपने सेकेंड मोड में वाइब्रेट कर रहा है, फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, तो कैसे होगा भाई, एफ विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय लैम्डा। वी डिपेंड करता है मीडियम पे, या वेलोसिटी ऑफ साउंड डिपेंड करती थी टेम्परेचर पे,
एयर डेंसिटी पे, वो सब हम पढ़ चुके हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड में। तो भैया लैम्डा का वैल्यू अगर लाके पुट करेंगे, ये है जनाब 4L/3, ये 3 आ गया ऊपर, ये बनता है आपके पास F विल बी इक्वल टू 3 × V डिवाइडेड बाय 4L। अब गौर से देखना जो बात बोल रहा हूं, फर्स्ट मोड में फॉर्मूला आया V/4L फंडामेंटल का, सेकेंड मोड में या फर्स्ट ओवरटोन में फॉर्मूला आ रहा है 3 × V/4L। अब हार्मोनिक्स की कहानी रिवाइज करो। जब मैं आपको वेव्स इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको हार्मोनिक्स के बारे में बताया था कि हार्मोनिक आपके पास क्या होता है, फंडामेंटल मोड से कंपेयर करके बताई गई फ्रीक्वेंसी। देखो ये है मेरा बेटा फंडामेंटल मोड की फ्रीक्वेंसी, इसको आपने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 से। तो गोया यहां पे आप 1 लगा लो, यहां पे आप 1 लगा लो, ये आपके पास कहला रहा है मेरा बेटा, क्या कहला रहा है, ये कहला रहा है आपके पास फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहला रहा है, फर्स्ट हार्मोनिक। सर कुछ भी समझ नहीं आया, फिर सुन लो भाई। हार्मोनिक आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल को कहते हैं। हार्मोनिक आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के मल्टीपल को कहते हैं। ये थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 1 से, तो हो गया फर्स्ट हार्मोनिक। ये देखो ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, 3 से, तो ये कहलाएगा आपके पास थर्ड हार्मोनिक। क्या कहलाएगा भाई साहब, थर्ड हार्मोनिक। अब समझ में आया, यहां पे मैं छोटा सा ये क्यों नहीं लिख रहा था कि आप परेशान हो जाते। ये क्या कहलाएगा यहां पे, ये कहलाएगा थर्ड हार्मोनिक। क्या कहलाएगा ये, थर्ड हार्मोनिक। तो सर सेकंड हार्मोनिक कहां गया, आता है ना ध्यान में, सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसे ही जब मैं आगे अभी थर्ड मोड के लिए काम करूंगा, फिफ्थ हार्मोनिक आएगा, फोर्थ मोड के लिए काम करूंगा, सेवेंथ हार्मोनिक आएगा। क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। सुना तो कई दफा होगा, आज इस कॉन्सेप्ट का फील लो कि इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते। इवन मतलब जो 2 के मल्टीपल है, सुनते हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्या मतलब है भाई एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब ये है, अगर आप गौर से सुनना, अगर मैं यहां पे देखो V/4L पे एक फ्रीक्वेंसी आ रही है ना फंडामेंटल, अगर मैं V/4L को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये सेकंड हार्मोनिक है। अगर मैं सेकंड हार्मोनिक वाली फ्रीक्वेंसी से यहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस करूं, यानी ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लाऊं जिसकी फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो 2 × V/4L सेकंड हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी, और मैं यहां वाइब्रेशन प्रोड्यूस करूं, तो इसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होंगी, आपको कोई लाउड साउंड सुनाई नहीं देगा। अभी साबित करते हैं, पहले ये देख लें कि इसके अंदर इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं करते। इतना हिस्सा कॉपी कर लो, मैं यहां पे थर्ड मोड की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, थर्ड मोड की तरफ जा रहा हूं, और थर्ड मोड मेरा कौन सा होगा भाई, सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन सेकंड क्यों है, क्योंकि वो फंडामेंटल के ऊपर चल रहा है, ठीक है, फंडामेंटल के बाद में आने वाले टोन को कह रहे हैं। अब कौन सा आ रहा है मेरा बेटा, अब आ रहा है मेरे पास थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सही है, कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे कोई किताब मुश्किल नहीं लगेगी, कॉन्सेप्ट को छोड़ के चलोगे तो सारी किताबें अजाब लगेंगी, फिर यही परेशान रहोगे कि यार इस बोर्ड से आया था या उस बोर्ड से आया था, ए लेवल से आया था या एडेक्सेल से आया था या IB से आया था, पेपर कहां से आया था। खैर देखो, फर्स्ट मोड फंडामेंटल मोड, सेकंड मोड फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड मोड सेकंड ओवरटोन, ठीक है। देखते देखो, ये भाई साहब आपके पास वही आ गया आपका क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, सही है। भाई इसमें यही वाले मसले होते हैं थोड़े से, जब बढ़ जाता है ना तो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता जाता है। चल भाई बन जा, अच्छे से बन जा, अच्छे से बन जा, ये बन गया। देखो भाई, अब मेरा बेटा इसको हम थर्ड मोड क्यों कह रहे हैं, आपको समझ में आनी चाहिए बात, थर्ड मोड क्यों कह रहे हैं। देखो भाई फंडामेंटल मोड में क्या था, देखो यहां तो मेरा बेटा आपके पास नोड ने आने ही आना था, डिस्प्लेसमेंट के नोड ने, बाउंड्री कंडीशन है, यहां पे क्या आना था, एंटी नोड। अब बीच में देखो 2 नोड और आ गए, चेक करो 2 नोड और आ गए। जब एक नोड आया था तो वो सेकंड मोड था, अब एक नोड और आ गया तो ये थर्ड मोड है। अब देखो यहां तो एंटी नोड ने आना ही आना था, ये एंटी नोड और आया, ये एक और एंटी नोड आ गया। पॉइंट समझ में आ रहे हैं। अगर आपने मेरा स्टैंडिंग वेव वाला लेक्चर देखा हुआ है तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि मैं इस लाइन को सॉलिड और इस लाइन को डॉटेड क्यों बना रहा हूं, क्योंकि 2 नोड्स के बीच के पार्टिकल स्टैंडिंग वेव में इन फेज होते हैं, उसके अगले 2 नोड वाले आउट ऑफ फेज होते हैं इसके मुकाबले में। गोया कि यहां वाले पार्टिकल्स अगर ऊपर होंगे तो ये वाले पार्टिकल नीचे होंगे, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बना के दिखाया था। फिर इसके बाजू वाले पार्टिकल ऊपर होंगे,
सब कॉन्सेप्ट चल रहा है, कोई रट्टा नहीं है, सही है। अब देखो बच्चे, इसके अंदर आपके पास इस पाइप की वही लेंथ है L, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे एंटी नोड से नोड के बीच का फासला λ/4। फिर यहाँ देखो ये नोड है, इधर बीच में एंटी नोड होगा, फिर ये एंटी नोड है, इधर नोड होगा, गोया यहाँ पे ऐसे दो आ रहे हैं। ये बात समझ आई है भाई? ये देखो ये एक ही साइज का होगा, ये मेरे बनाने पे नहीं जाना भाई, जज्बात को फील करो, ठीक है, डायग्राम पे नहीं जाओ। ये एंटी नोड नोड, फिर ये नोड एंटी नोड, ये देखो ना ये एंटी नोड है ना भैया, ये एंटी नोड है ना, फिर ये एंटी नोड नोड, फिर ये नोड एंटी नोड इधर आ गया, फिर ये एंटी नोड और नोड। कितने हैं? 1 2 3 4 5, गोया टोटल कितना आ रहा है भाई? 5 λ/4, सही। यानी कि मेरा बेटा यहां पे मैं कहूंगा L विल बी इक्वल टू 5 λ/4, यही आ रहा होगा ऐसे। अभी मैंने लैम्डा के आगे कुछ नहीं लगाया, वो खुद देख लेंगे अभी हम। यहां पे निकालेंगे तो क्या आ रहा है भाई? 4L/5। अगर F का वैल्यू निकालेंगे, F से क्या मुराद है भाई? वो फ्रीक्वेंसी जिसने इसको थर्ड मोड में स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करी या सेकंड ओवरटोन में वाइब्रेट कराया, वो बताना है आपने। F विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय 4L/5। भाई V बाय लैम्डा आता है, लैम्डा की जगह पे 4L/5 आ गया, पलट देंगे भाई ये ऊपर आ जाएगा। F विल बी इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय 4L। चेक करो, ये है आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है? 5 से। गोया ये आपके पास है मेरा बेटा फिफ्थ हार्मोनिक। क्या है ये? फिफ्थ हार्मोनिक। बोलो भाई, बात समझ आई है? गोया इसमें सेकंड हार्मोनिक एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराया जो सेकंड हार्मोनिक है, तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होगी। मिसाल से समझते हैं अभी। अगर आपने ऐसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कराया जो कि फोर्थ हार्मोनिक की है, तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होगी, सिक्स्थ पे भी नहीं होगी। गोया इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर। क्लियर है? पहले जरा इसके अंदर जनरल फॉर्मूला कर ले nth हार्मोनिक का। nth हार्मोनिक के लिए अगर बात करें, देखो लैम्डा, अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो लैम्डा का जनरल फॉर्मूला क्या है? देखो पहले वाले में आया था 4L, अपॉन में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। दूसरे वाले का आप देखोगे 4L/3 था। तीसरे वाले का देखोगे 4L/5 आ रहा है। गोया कि ये क्या आ रहा है आपके पास? 4L डिवाइडेड बाय ऑड नंबर, यही आ रहा है। गोया लैम्डा का जनरल फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास 4L डिवाइडेड बाय 2n+1। 2n+1 जनरल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनी ऑड नंबर। सिमिलरली F का फॉर्मूला पहले में क्या आया? V/4L। दूसरे में क्या आया? 3V/4L। पांचवें में क्या आया? 5V/4L। अगले में 7V/4L। अगले में 9V/4L। जनरल फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? ये बन जाएगा मेरा बेटा आपके पास 2n+1 इंटू V डिवाइडेड बाय 4L। ये आ गया। अब सर ये n क्या है ये भी समझा दें जरा, ये भी समझ लो। देखो ये आपके पास था, समझना, ये था फर्स्ट हार्मोनिक जीरोथ ओवरटोन। भाई फंडामेंटल मोड को मैंने अभी कहा था ना, हम क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं जीरोथ ओवरटोन। तुम्हें क्या हो गया भाई? जीरोथ ओवरटोन पे ये क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक। फिर सेकंड ओवरटोन पे क्या था? थर्ड हार्मोनिक। फिर फर्स्ट ओवरटोन पे क्या था? थर्ड हार्मोनिक। देखो ना, आपके पास जब जीरोथ ओवरटोन था तो हार्मोनिक कौन सा था? फर्स्ट था। फिर जब फर्स्ट ओवरटोन था तो हार्मोनिक कौन सा था? थर्ड था। ठीक है, इससे पीछे वाला जो था, जब आपके पास मेरा बेटा सेकंड ओवरटोन आया है अभी वाला, तो इसमें आपके पास हार्मोनिक कौन सा आ रहा है? फिफ्थ आ रहा है। देखो ओवरटोन तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे ना, क्योंकि फंडामेंटल, ये फंडामेंटल था, इसके ऊपर पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा। अब जब तीसरा ओवरटोन होगा तो हार्मोनिक कौन सा होगा? सातवां। जब चौथा ओवरटोन होगा तो हार्मोनिक कौन सा होगा? नवां। पॉइंट समझ में आ रहा है? समझना इस बात को। क्या ये बात नजर आ रही है कि आपके पास nth ओवरटोन के ऊपर, nth ओवरटोन पे आपका जो हार्मोनिक है वो 2n+1h चल रहा है। आपका हार्मोनिक 2n+1h चल रहा है। सर मिसाल से समझाएं, बात को नहीं समझ में आ रही, अभी समझते हैं। मैंने कहा अगर ओवरटोन nth है तो हार्मोनिक 2n+1nth है। मतलब देखो यहां पे ओवरटोन कौन सा है? 0। तो देखो 2 0s 0, 0+1 1, तो हार्मोनिक कौन सा हो गया? फर्स्ट। n की जगह 1 डालो, फर्स्ट ओवरटोन है तो 2 1s 2, 2+1, हार्मोनिक कौन सा है? 3। फर्स्ट ओवरटोन पे थर्ड हार्मोनिक। इसको देख लो, सेकंड ओवरटोन है ना ये, n की जगह 2 डालो तो 2 2s 4, 4+1 फिफ्थ हार्मोनिक। सेकंड ओवरटोन पे हार्मोनिक कौन सा है आपके पास? पांचवा हार्मोनिक है। अगर आपको फिफ्थ ओवरटोन बोले तो भाई पांचवा ओवरटोन है, 2 5 10, 10+1 11th हार्मोनिक होगा। और हार्मोनिक का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मल्टीपल। तो अब आप डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई 7th ओवरटोन के लिए मुझे फॉर्मूला लिख के दिखाओ,
तो भाई 7th ओवरटोन का मतलब क्या है, समझना जरा। 7th ओवरटोन का मतलब क्या है, 2 7 जा 14, 14 प्लस 1 हार्मोनिक कौन सा होगा, 15th हार्मोनिक होगा। तो आप बोलोगे F15 विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय 4L। समझ गए, V डिवाइडेड बाय 4L, ये आ गया आपके पास। क्लियर, सिर्फ ऑड हार्मोनिक एग्जिस्ट करेंगे, इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, चलो इतना हिस्सा कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। अब देखो मेरा बेटा, एक और मिसाल से मैं आपको बात समझा देता हूं कि आपके पास जो है ना वो इवन हार्मोनिक्स पे क्यों स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, वही जो आपको पहले बता रहा था। मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप है ना भैया, इसकी हमारे पास जो लेंथ है ना, वो मिसाल के तौर पे आप मान लो मेरा बेटा कितनी है, 4 मीटर इसकी लेंथ है। और यहाँ पे हमारे पास जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है ना, वो है 320 मीटर पर सेकेंड। और इसकी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, 0th ओवरटोन। और 0th ओवरटोन का मतलब 2n + 1th हार्मोनिक, यानी कि 2 0 0 0 + 1 पहला हार्मोनिक, और ये है V/4L। और इसकी वैल्यू मैंने मान ली कितनी है भाई, 20 हर्ट्ज। मानी क्या है, निकाल के देख ली यहाँ से। V का वैल्यू 320 पुट करी, 4, ये फॉर्मूले का 4 है, L की जगह भी 4 आएगा, 4 4 16, 320 को 16 से डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अब जरा आप समझिएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है कि यहाँ पे हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट से ना अपना होराइजन थोड़ा वसी करो। देखो, अगर मुझे यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू निकालना है, लैम्डा का वैल्यू हमने पढ़ा था क्या होता है भाई, 4L डिवाइडेड बाय 2n + 1, यही था। और अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं 0th ओवरटोन की। तो ये बन जाएगा जनाब हमारे पास 4L। ऐसे ही जब ये 4L बन जाएगा मेरा बेटा, तो अल्टीमेटली L की जगह पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 16 मीटर। वेवलेंथ कितनी लेंथ की आ रही है मेरा बेटा, 16 मीटर। अगर मैं यहां पे वेवलेंथ की बात करूं तो ये वेवलेंथ है, ऐसे ही ये मेरा बेटा पूरी की पूरी मेरे पास है 16 मीटर की। गौर से देखो, 16 मीटर। अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से की बात करूं, गौर से देखना, तो भाई ये वाला हिस्सा जो है, क्या मैं कह सकता हूं ये वाला हिस्सा 4 मीटर का होगा, हाँ या ना। तो ये वाला हिस्सा उठ के यहां पे आ जाएगा इस तरीके से, ये वाला हिस्सा उठ के यहां पे आ जाएगा। देख रहे हो, नोड आया यहां पे, एंटी नोड आ गया यहां पे। क्लियर है। अब बिल्कुल ऐसे ही अगर आप इसको थर्ड हार्मोनिक पे ले जाओगे तो ये 60 हर्ट्ज हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना, यहां पे आपके पास इस तरीके की सूरत हाल बनकर आ जाएगी। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, आप साबित भी कर सकते हो। अब आपको मैंने ये बताना है कि इवन हार्मोनिक्स यहां पे एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करती हैं, यही बात हुई ना अभी। अब देखो, अगर मैं चेक करूंगा इवन हार्मोनिक्स निकाल के देखूं, अगर मैं F2 की बात करता हूं, F2 का मतलब हो गया सेकंड हार्मोनिक। मैंने कहा था सेकंड हार्मोनिक पे यहां ना कोई मोड होगा, ना यहां पे कोई ओवरटोन होगा। देख लेते हैं जरा, सेकंड हार्मोनिक का मतलब हो गया 2 × V डिवाइडेड बाय 4L। इस पे एग्जिस्ट नहीं करना, चेक कर रहे हैं। ठीक है, चेक कर रहे हैं। 2 × V/4L का वैल्यू कितना है, ये 20 हर्ट्ज है। तो 2 × 20 कितना हो गया मेरा बेटा, ये हो गया आपके पास 40 हर्ट्ज। ऐसे ही अगर मैं यहां पे V = F लैम्डा यूज करूं वेवलेंथ की वैल्यू निकालने के लिए, वेवलेंथ की वैल्यू निकालने के लिए, लैम्डा विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय F। यहां पे भी आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते थे, लैम्डा इज इक्वल टू V/F से भी आपका आंसर यही आता। भाई करके देख ले यार, V ये रहा, F ये रहा, 320 डिवाइडेड बाय 20, 0 से 0 मर गया। ये वाला फॉर्मूला लेकिन मैं यहां यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर तो स्टैंडिंग वेव बनेगी ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूं। V आ गया आपके पास, V/F आ गया। V कितना है, 320, वहां पे जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 40 हर्ट्ज है। 0 से 0 चला गया, 4 8 से आपके पास क्या होता है, 32। समझिएगा, जब आप यहां पे इस वाले क्लोज ऑर्गन पाइप में 40 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लगाओगे, यानी कि वो ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट कराओगे जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 40 हर्ट्ज, तो यहां जो वेवलेंथ बन रही है वो वेव बनेगी जिसका वेवलेंथ कितना है, 8 मीटर। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है भाई। जब मैं 20 हर्ट्ज की ट्यूनिंग फॉर्क से वाइब्रेट करा रहा था, तब यहां पे जो वेव बन रही थी वो कितनी थी आपके पास, 16 मीटर वाली वेव बन रही थी। इसमें से 4 मीटर वाला पार्ट यहां पे आ गया था, क्योंकि जगह ही उतनी है। अब देखो यहां पे, जब आपने 40 हर्ट्ज का ट्यूनिंग फॉर्क लगाया यहां पे और आपने वाइब्रेट कराया, तो जो फ्रीक्वेंसी, जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है, 8 मीटर है। अब अगर मैं दोबारा वेव बनाऊं, समझना जरा, इस पूरे की लेंथ कितनी है मेरा बेटा, 8 मीटर। यहां पे कितना हिस्सा आ सकता है, 4 मीटर की जगह है ना, यहां पे तो सिर्फ 4 मीटर की जगह है, तो गोया इसमें से सिर्फ 4 मीटर वाला पार्ट आ सकता है। 4 मीटर के पार्ट का मतलब हो गया ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा। जब ये वाला पार्ट आएगा तो ये वाला पार्ट देखो, ये बन रहा है, ये बन रहा है। यहां तो नोड आ रहा है, लेकिन यहां पे भी नोड आ रहा है, और यहां पे क्या होना चाहिए था, एंटी नोड होना चाहिए था। अब बोलो सर ये वाला पार्ट नहीं आएगा, आप दूसरा पार्ट ले आओ भाई। अब ये वाला पार्ट देख लो, चलो इसको देख लो, ये वाला पार्ट भी आपके पास
4 मीटर का होगा। अगर ये आएगा तो ऐसे बनेगा, देखो यहां भी एंटी नोड आ रहा है, यहां भी एंटी नोड आ रहा है। यहां का एंटी नोड तो सही है लेकिन यहां का एंटी नोड सही नहीं है। फील आ रहा है? ये मैंने खुद से एक एग्जांपल डिजाइन की थी ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील दिलाया जा सके कि इवन हार्मोनिक्स के ऊपर ऐसी वेव प्रोड्यूस होती है जिसके अंदर बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि एंड पे नोड और यहां पे एंटी नोड नहीं आ रहा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है भैया, चले आगे। चलो अब देखो एक और चीज देख लो। जब आपने अपने फंडामेंटल मोड की वाइब्रेशन के फॉर्मूले पढ़े या 0th ओवरटोन के पढ़े या फर्स्ट मोड के पढ़े तो वहां पे मैंने कहा था कि जो L है यानी कि लेंथ ऑफ द पाइप दैट विल बी इक्वल टू λ/4। जब आप सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आए, फर्स्ट ओवरटोन पे आए, तब मैंने कहा L जो है वो बराबर है 3 × λ/4 के। चेक करो लिखा हुआ है आपके पास। जब आप थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे आए या आप कह लो कि आप फिफ्थ हार्मोनिक पे आए या आप कह लो कि आप सेकेंड ओवरटोन पे आए तो आपके पास L का वैल्यू क्या हो गया 5 × λ/4। अपनी कॉपी में एक बात नोट कर लेना, क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप के अंदर जो लेंथ ऑफ द पाइप है दैट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ। दैट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ क्वार्टर वेवलेंथ। इवन मल्टीपल नहीं हो सकता। अगर इवन मल्टीपल हो गया L अगर इवन मल्टीपल हो गया λ/4 के तब भी आपके पास वो नहीं होगा। बात वही है, एक ही बात है, कान को यहां से पकड़ना है वहां से पकड़ना है। ठीक है, आपके पास L जो है वो हमेशा ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4 होना चाहिए। अरे भाई यहीं से तो अभी फॉर्मूला ड्राइव कराया था आपको, L = 4L / 2n + 1। यही तो फॉर्मूला है, देखो ना। लैम्डा को अकेला कर लो, यहां से क्या बनेगा 4L / ऑड, यही तो बन रहा है। ठीक है, यही तो निकाला था अभी हमने। एक और तरीका है बल लिखने का कि क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप में अगर आप स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस करना चाहते हो, बाउंड्री कंडीशन को जस्टिफाई करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी इक्वल टू द ऑड मल्टीपल ऑफ λ/4। ठीक है भैया, चलो अब मेरा बेटा हमारे पास इतनी बातें करने के बाद आता है ओपन एंडेड पाइप या बोथ एंड्स ओपन पाइप। चलो समझो जरा इस बात को। अच्छा अब देखो मेरा बेटा हमारे पास बोथ एंड ओपन वाला पाइप है या इसको हम सीधा सीधा ओपन एंड पाइप का नाम भी देते हैं। इसके दोनों एंड ओपन होते हैं, ओपन एंड पाइप। ठीक है, अब आपको पता है ओपन एंड पे आपके पास हमेशा क्या बनता है भाई, ओपन एंड पे हमेशा आपके पास डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड बनेगा, प्रेशर का नोड बनेगा, क्योंकि दोनों एंड से ओपन है तो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही होगा उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। ठीक है, चलो देखो अब इसके अंदर मेरा बेटा जब हम हमारी फंडामेंटल मोड की बात करते हैं, फंडामेंटल मोड का मतलब क्या है, बिल्कुल बुनियादी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। अब हमें सब आता है, अब हमें ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ये हमारे पास है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन, या इसको आप कह सकते हो दिस इज योर 0th ओवरटोन। ठीक है भैया, अब देखो यहाँ एंटी नोड, यहाँ एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट का तो गोया जो सूरत हाल होगी वो कुछ ऐसी होगी। देखो भैया यहाँ भी आपके पास एंटी नोड आना था, यहाँ भी एंटी नोड आना था, सही बना रही है। यहां पे मेरा बेटा आपके पास जो पाइप है, पाइप की लेंथ कितनी है L के बराबर। एक और चीज ध्यान में रखिएगा, और यहां पे काम वही हो रहा है। यहां पे मेरा बेटा आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने वाइब्रेट कराया एट सर्टेन फ्रीक्वेंसी, वो वैल्यू अभी कैलकुलेट करेंगे क्या फ्रीक्वेंसी है। यहां से आपके पास इंसिडेंट वेव गई, ओपन एंड से रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, एक इंसिडेंट वेव एक रिफ्लेक्टेड वेव इस पाइप में ओवरलैप करेंगी, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी इसके अंदर और एक लाउड साउंड आएगा। ओपन एंड पाइप से रिफ्लेक्शन कैसे होती है लेक्चर नंबर 13 में ये भी एक्सप्लेन किया है। ठीक है, क्योंकि यहां का मीडियम और यहां के मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक में फर्क है। ठीक है, चलो वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये मेरा बेटा एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, ये बीच में आपके पास क्या है भाई, ये नोड है। जाहिर है एंटी नोड के बाद नोड आता है, फिर एंटी नोड आता है। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपके पास, दिस इज λ/4। 1 2 3 में नहीं लगा रहा, वो बाद में लगाएंगे। ये क्या है आपके पास भाई, λ/4। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बनेगा, L विल बी इक्वल टू λ/4 प्लस λ/4, यानी कि बन जाएगा भाई साहब 2 λ/4। अगर यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालना है, ये हो गया λ/2 हो गया ना भाई, 2 λ/4 या λ/2 हो गया। लैम्डा का वैल्यू निकालना है, 2 को वहां फेंक दो भाई, लैम्डा विल बी इक्वल टू 2L, यही आ रहा है। अब साउंड यहां पे किसी वेलोसिटी से गई होगी, टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस आई होगी, तो F इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा या V इज इक्वल टू F लैम्डा, तो V डिवाइडेड बाय लैम्डा, तो V डिवाइडेड बाय लैम्डा की जगह क्या आ गया भाई 2L। ये है मेरा बेटा हमारे पास फंडामेंटल
फ्रीक्वेंसी, या इसको आप कहोगे अपना फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक क्यों? क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए मेरे बच्चे इसको आप कहोगे दिस इज योर फर्स्ट हार्मोनिक। अब आ जाते हैं भैया अपने सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन पे। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को मेरा बेटा हम कहेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ये सेकेंड पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन है, इसको आप कहोगे ये क्या है? दिस इज योर फर्स्ट ओवरटोन। फंडामेंटल के ऊपर चढ़ने वाले नोट को कहते हैं ना फर्स्ट ओवरटोन। वही वाला आपने अपना पाइप बना लिया जिसकी लेंथ एल के बराबर थी, ठीक है। अब क्या करना है भाई साहब, देखते हैं क्या करना है, आ जाओ। ठीक है, ये आ गया इधर, ठीक है, ये आ गया इधर। अब यहां देखो मेरा बेटा, ये तो नोड है, ये भी आपके पास नोड ही है, इसको तो छोड़ दो। बाउंड्री कंडीशन को देखो, देखो यहां तो एंटी नोड आना ही आना था, यहां भी एंटी नोड आना था। अब बीच में भी ये क्या हो गया, ये देखो यहां पे भी ये क्या हो गया, एंटी नोड आ गया। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन है ये। यहां देखो बीच में कहीं कोई एंटी नोड नहीं आ रहा था, सही हो गया, एंटी नोड आ गया यहां पे भी आपके पास एक। तो आपके पास पाइप की लेंथ वही है मेरा बेटा, एल के बराबर है यहां पे भी, ठीक है। आपने किया वही है, आपने एक डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फॉर्क से अब की बार वाइब्रेट किया है, तो ये सेकेंड मोड में वाइब्रेट कर रहा है। अब निकालो यहां से, ये आपके पास एक बार लैम्डा बाय 4, ये एक और बार लैम्डा बाय 4, ये एक और बार लैम्डा बाय 4, ये एक और बार लैम्डा बाय 4। भैया समझ आ रहे हैं ना? एंटी नोड से नोड लैम्डा बाय 4, नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4, एंटी नोड से नोड लैम्डा बाय 4, नोड से एंटी नोड लैम्डा बाय 4। कितने आ गए? 4 बार लैम्डा बाय 4 आ रहा है। अच्छा, यहां पे मैं छोटा सा वन लिख रहा हूं क्योंकि ये फर्स्ट हार्मोनिक है। छोटा सा वन, 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 सही है, छोटा सा वन। तो ये मेरा बेटा आपके पास हो गया फर्स्ट हार्मोनिक की बातचीत हमने यहां पे कर ली। अब यहां देखते हैं ये सेकंड है कि थर्ड हार्मोनिक है, कौन सा है, इसमें इवन एग्जिस्ट कर रहे हैं या इसमें ऑड कर रहे हैं या दोनों कर रहे हैं, अभी देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। देखो एल को अगर इक्वेट करूंगा तो एल यहां पे 4 लैम्डा बाय 4 के बराबर आ रहा है। समझ आती है बात भाई? ये लेंथ है 1 लैम्डा बाय 4, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 लैम्डा बाय 4 हो गए। 4 से 4 मर गया, तो एल किसके बराबर आ रहा है? लैम्डा के बराबर आ रहा है। या इसको देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समझना जरा, 2 लैम्डा बाय 2 भी लिख सकता हूं, इसे मैं किसी वजह से लिख रहा हूं भैया, 2 से कैंसिल कर रहा हूं, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अगर मैं यहां से लैम्डा का वैल्यू निकालूं तो लैम्डा का वैल्यू क्या आएगा? 2L डिवाइडेड बाय 2 आएगा। बोलो समझ आती है बात की? ये 2 डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई हो गया, इधर आके वो वाला डिवाइड हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो F विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू कितना था? 2L बटे में आ गया 2, इस वाले 2 को ऊपर ले जाएंगे तो ये बनता है 2 मल्टीप्लाई बाय V डिवाइडेड बाय 2L, सही। अब आप नोट करो, V अपॉन 2L थी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो भैया V अपॉन 2L आपके पास आ गई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ट्वाइस मल्टीपल है, 2 टाइम्स मल्टीपल है। गोया ये कौन सा हार्मोनिक होने वाला है? ये होने वाला है सेकेंड हार्मोनिक। गोया के इसके अंदर इवन हार्मोनिक एग्जिस्ट करते हैं। क्लोज एंड ऑर्गन पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स थे। ऑड हार्मोनिक्स के ऊपर अगर आप उसे रेजोनेट करोगे, वाइब्रेट करोगे, तो स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी। यहां पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के V/2L। अब V/2L को आप चाहे 2 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 3 से करो, चाहे 4 से करो, चाहे 5 से करो, इन सारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर इसके अंदर स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी और लाउड साउंड सुनाई दे रही होगी। क्लियर हो गया बच्चे? सेकंड हार्मोनिक नजर आ गया आपको? अब ये सेकंड हार्मोनिक था, यहां छोटा सा 2 लिख दो, ये 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया, ये 2 लिख दिया। क्लियर हो गया भाई साहब? और ये भी 2 लिख दिया, सेकंड हार्मोनिक है। एक और चीज आप अक्सर पढ़ते हो कि आपका जो ओपन एंड पाइप है ये रिचर इन हार्मोनिक्स है। क्या मतलब भाई रिचर इन हार्मोनिक्स का क्या मतलब? मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसीज हैं जिसके ऊपर ये वाइब्रेट कर सकता है, जिसमें इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होंगी। भाई एकदम देखो, मैं कहता हूं आप पहले 10 हार्मोनिक की बात कर लो, सब में ऐसे ही होगा। 10 हार्मोनिक की बात करते हैं। 10 हार्मोनिक 1 से लेकर 10 तक, 10 हार्मोनिक में से ओपन एंड पाइप कितनी फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेट करेगा? F1 पे करेगा जी, F2 सब पे, F3, F4, F5, 10 की 10 पे करेगा। क्लोज एंड ऑर्गन पाइप F1 पे करेगा, फिर F2 पे नहीं करेगा, अभी देखा था। F3 पे करेगा, F4 पे नहीं करेगा, F5 पे करेगा, F6 पे नहीं करेगा, F7 पे करेगा, F8 पे नहीं करेगा, F9 पे करेगा, F10 पे नहीं करेगा। तो 10 में से क्लोज वाला 5 पे रेजोनेट कर रहा है, ओपन वाला सब पे कर रहा है। तो हम कहते हैं ओपन एंड ऑर्गन पाइप इज रिचर इन हार्मोनिक्स, यानी कि ज्यादा डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि इसे क्या करा सकती हैं? रेजोनेट करा सकती हैं, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस कर सकती हैं। क्लियर हो गया? और आप देखो तो कुछ कुछ ये फॉर्मूले जो आ रहे हैं ये स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसे ही आ रहे हैं।
फर्क ये था कि वहां पे आपके पास दोनों एंड पे नोड्स बन रहे थे, यहां पे दोनों एंड पे क्या बन रहे हैं, एंटी नोड्स बन रहे हैं। ठीक है भैया, अब क्या करना है, ये फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक, अब आप थर्ड मोड के लिए करोगे या सेकंड ओवरटोन के लिए करोगे, चलो करके देख ही लेते हैं। देखो इधर, ये जल्दी से करके दिखा रहा हूं, ये थर्ड मोड है या सेकंड ओवरटोन है। ये बनेगा, छोटा बनाना चाहिए था यार, गलती हो गई भाई। ठीक है, देखो ये देखो, अब मेरा बेटा देखो यहां तो एंटी नोड आना ही आना था, यहां भी एंटी नोड आना ही था। अब बीच में देखो एक एंटी नोड ये आ गया, एक एंटी नोड ये आ गया, यहां पे एक एंटी नोड बीच में आया था, यहां कोई भी एंटी नोड बीच में नहीं था। नजर आ रही है आपको चीज? अब आप देखो, ये देखो आप, ये आपके पास एक लैम्डा बाय 4, एक लैम्डा बाय 4, ये दूसरा लैम्डा बाय 4, ये तीसरा लैम्डा बाय 4, ये चौथा लैम्डा बाय 4, पांचवा लैम्डा बाय 4, छठा लैम्डा बाय 4। नजर आ रहा है? एक लैम्डा बाय 4, दो लैम्डा बाय 4, तीन लैम्डा बाय 4, 4 5 6। यहां पे आपके पास जो लेंथ है, यहां पे आपके पास लेंथ कितनी बराबर आ रही है, 6 लैम्डा बाय 4 के बराबर आ रही है। लैम्डा का वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा आपके पास 4l डिवाइडेड बाय 6 आएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो बन जाएगा 2l डिवाइडेड बाय 3। f का वैल्यू निकालोगे तो जनाब v डिवाइडेड बाय, ये लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2l बटे में आ गया 3, ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बना 3 इंटू वी डिवाइडेड बाय 2l। ये आपके पास हो गया थर्ड हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड हार्मोनिक सेकंड मल्टीपल, थर्ड हार्मोनिक थर्ड मल्टीपल एग्जिस्ट कर रहा है। एक और चीज नोट करो, जीरोथ ओवरटोन था तो फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन था तो सेकंड हार्मोनिक। ये क्या है, ये आपके पास है सेकंड ओवरटोन है तो थर्ड हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहा है। ये थर्ड हार्मोनिक है, ये यहां छोटा सा आप 3 लगा लो, ये थर्ड हार्मोनिक है। ठीक है, थर्ड हार्मोनिक एग्जिस्ट कर रहे हैं। गोया के यहां पे अगर आपके पास nth ओवरटोन है तो n प्लस, एक्सट्रीमली सॉरी, n प्लस 1th हार्मोनिक एग्जिस्ट करेगा। nth ओवरटोन है तो n प्लस 1th हार्मोनिक। देखो जीरोथ ओवरटोन था तो 0 + 1 फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन था तो 1 + 1 सेकंड हार्मोनिक। यहां पे देखो इस वाले में ये क्या है, फर्स्ट के बाद क्या आएगा, सेकंड ओवरटोन, तो सेकंड ओवरटोन था 2 + 1 थर्ड हार्मोनिक। क्लियर है? अगर हम nth ओवरटोन की बात करेंगे तो देखना यहां पे क्या बन जाएगा, मिटाने लगाओ भाई, 1 2, चलो देखो इधर। अगर मेरा बेटा अब मैं nth ओवरटोन की बात करता हूं फॉर, अगर nth हार्मोनिक की बात करूंगा तो ये nf1 आ जाएगा। इसके अंदर जो n है ना, ये बेटा क्या चीज है आपके पास, इसके अंदर ये n जो है ना हार्मोनिक को शो कर रहा है, ध्यान में रखना। अगर मैं nth ओवरटोन के लिए फॉर्मूला लिखता हूं तो भाई nth ओवरटोन के लिए बन जाएगा fn विल बी इक्वल टू n + 1 इंटू f1, क्योंकि अगर यहां पे जीरोथ ओवरटोन होगा, गोया के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, 0 + 1 फर्स्ट हार्मोनिक होगा। फर्स्ट ओवरटोन होगा बिल्कुल वैसे ही पीछे वाला था। पीछे वाले में अगर आप हार्मोनिक के लिए फॉर्मूला लिखोगे, जो क्लोज एंड ऑर्गन पाइप था, अगर आप हार्मोनिक के लिए लिखोगे तो ये फॉर्मूला ऐसे ही लिखा जाएगा, देखो। लेकिन वहां पे ना नीचे लिखा होगा कि n हार्मोनिक है, तो n का वैल्यू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, यानी कि n का वैल्यू ऐसे कोई हो सकता है, ध्यान में रखना। ये पीछे वाले का बता रहा हूं, क्लोज एंड वाले का। लेकिन मैंने कैसे लिखवाया, मैंने ऐसे लिखवाया fn इंटू 2n + 1 इंटू v डिवाइडेड बाय 4l या f1। यहां पे ये n ओवरटोन को शो कर रहा है, nth ओवरटोन है तो 2n + 1th हार्मोनिक है। यहां पे अगर nth हार्मोनिक है तो n इंटू f1 हो जाएगा कि भाई पहला हार्मोनिक फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड हार्मोनिक सेकंड मल्टीपल। यहां पे क्या है, यहां पे आपके पास, अच्छा यहां पे n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 अप टिल कोई भी वैल्यू हो सकता है, क्योंकि मतलब सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना इसके अंदर। तो भाई इससे परेशान नहीं होना, ये जो था ये और ये क्लोज एंड ऑर्गन पाइप के लिए रिवाइज करा रहा हूं। ये क्या है, ये अभी वाले के लिए, ओपन वाले के लिए। अगर nth ओवरटोन है तो n + 1 इंटू f1 होगा। अब बच्चे परेशान होते हैं, सर किसी किताब में फॉर्मूला किसी तरह है, किसी किताब में किसी तरह है, तो आप फॉर्मूले का रट्टा नहीं मारो, समझो। देखो फिर समझा रहा हूं, फिर एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो अभी आपने क्या सीखा, 2 बातें, सारे हार्मोनिक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऑड वाले भी इवन वाले भी। दूसरी चीज, जीरोथ ओवरटोन है तो पहला हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन है तो सेकंड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन है तो थर्ड हार्मोनिक। गोया ओवरटोन हार्मोनिक से एक एक कदम पीछे 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 चल रहा है। ठीक है, मैंने कहा अगर इसको इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक लिखना है तो fn nth हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इंटू f1, जो n यहां होगा वही n यहां आ जाएगा। n कैन हैव एनी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर n को ओवरटोन लिखना है तो fn nth ओवरटोन का फॉर्मूला
इज n प्लस 1 इंटू F1। n का वैल्यू क्या हो सकता है यहाँ पे n का वैल्यू हो सकता है 0 1 2 3, क्योंकि ओवरटोन तो 0 भी हो सकता है। 0 है तो ओवरटोन यानी कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 1 इंटू F1 हो जाएगा। फर्स्ट ओवरटोन यानी कि 1 प्लस 1 सेकेंड हार्मोनिक हो जाएगा। सही, अब यही चीज मैंने यहां भी बता दी। देखो nth ओवरटोन की अगर बात करेंगे, अगर इन टर्म्स ऑफ ओवरटोन, क्योंकि वहां पे 0th ओवरटोन था तो फर्स्ट हार्मोनिक था, फर्स्ट ओवरटोन था तो थर्ड हार्मोनिक था, सेकंड ओवरटोन था तो फिफ्थ हार्मोनिक था, यानी कि आगे ऑड में चल रहा था। यहां पे n का वैल्यू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। n जब 0 होगा तो 2 0 0 प्लस 1 फर्स्ट हार्मोनिक, जब n 1 होगा फर्स्ट ओवरटोन तो 2 1 2 प्लस 1 थर्ड हार्मोनिक। फिर अगर इसको इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक ने से पंजाब बोर्ड वालों ने, बलूचिस्तान बोर्ड वालों ने ऐसे लिखा हुआ है, तो Fn इज इक्वल टू n इंटू F1। अब ये हार्मोनिक है क्लोज्ड एंड ऑर्गन पाइप का, लेकिन इसमें नीचे ये कंडीशन लिखना जरूरी है कि n का वैल्यू सिर्फ ऑड नंबर हो सकता है 1 3 5 7 9 या अप टिल 2n प्लस 1, कोई भी ऑड नंबर चलेगा। तो फर्स्ट हार्मोनिक तो 1 इंटू F1, तो थर्ड हार्मोनिक तो 3 इंटू F1, फिफ्थ हार्मोनिक तो 5 इंटू F1। समझ आ गई बात की? बाकी मैंने रिचर एंड हार्मोनिक्स का आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ठीक है। एक और चीज सुन लो फिर हम इसके क्वेश्चंस पे चलते हैं। वो एक और चीज क्या है, अक्सर आप देखते हो ना किताब में लिखा होता है रेजोनेंस ट्यूब कहते हैं इसे। रेजोनेंस क्या होता है? रेजोनेंस क्या होता है, आपके पास किसी भी चीज की एक होती है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अगर आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगी तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन होगा। ये रेजोनेंस का फिनोमेना है, ऑसिलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। ये जो आपका ऑर्गन पाइप था, कोई भी एक ऑर्गन पाइप है, भले क्लोज एंड हो भले ओपन एंड हो, इसकी भी क्या डिफरेंट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं? सोच के देखो भाई, डिफरेंट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज हैं जिसके ऊपर इसकी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। बिल्कुल है। अगर आप उनमें से किसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेशन प्रोड्यूस करोगे यूजिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क या यूजिंग सम अदर मींस जिससे साउंड वेव प्रोड्यूस होगा, तो इसके अंदर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा। दिस फिनोमेना इज टर्म्ड एज रेजोनेंस इन एयर ऑर्गन पाइप्स। कॉन्सेप्ट का फील आया? ऑर्गन पाइप्स है, उनकी अपनी कंडीशंस हैं कि क्या लेंथ है, क्या साउंड की वेलोसिटी है, वहां उस बेस पे उनकी एक डिस्क्रीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिफाइन है कि अगर इस फ्रीक्वेंसी पे आपने इसको वाइब्रेट कराया तो इसमें स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होगी और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन होगा और साउंड प्रोड्यूस होगा एम्पलीफाइड मैनर में। इस फिनोमेना को आप कहते हो रेजोनेंस इन एयर ऑर्गन पाइप्स। छाप लो मेरा बेटा, आगे चलते हैं। मुझे बताना कि जिंदगी में पहली बार आपको ये सारे फॉर्मूले अच्छे से क्लियर हुए या नहीं। अब देख लो मेरा बेटा, आपके सामने जो क्वेश्चंस मेंशन है उसमें से पहला सवाल ये हमारे पास है बोलान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज 2014 में पूछा गया क्वेश्चन। ये बलूचिस्तान बोर्ड की एग्जांपल नंबर 8.5 जैसा है, ठीक है। उसमें यहाँ पे स्पीड का वैल्यू चेंज है और इसमें स्पीड का वैल्यू ये दिया हुआ था भरल, ठीक है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल एंड फर्स्ट 3 ओवरटोन, यानी कि 0th ओवरटोन और फर्स्ट 3 ओवरटोन, फर्स्ट सेकंड थर्ड ओवरटोन का पूछ रहे हैं। फॉर अ 75 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑर्गन पाइप ए ओपन एट बोथ द एंड्स, यानी कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है ओपन एंडेड पाइप का या ओपन एंड्स वाला, यानी कि जिसमें दोनों एंड्स क्या है, ओपन है। आपको फॉर्मूला पता है, फंडामेंटल का फॉर्मूला होता है V डिवाइडेड बाई 2L। अगले वाले का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई V डिवाइडेड बाई 2L, ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया। अगले वाले का हो जाएगा 3 इंटू V डिवाइडेड बाई 2L, उससे अगले वाले का हो जाएगा 4 इंटू V डिवाइडेड बाई 2L। क्लियर हो गया? बस वैल्यू पुट कर देंगे लाके, ये 0th ओवरटोन। तो भैया V कितना दिया हुआ है आपको, 330 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 2। लेंथ कितना दिया है मेरा बेटा, 75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 किया, वो डिवाइड वाला 100 मेरा बेटा मैं कहाँ ले गया, ऊपर ले गया। डिवाइड बाय 100 पलट के गया ऊपर। 25 3 जा 25 4 जा, समझ आइए, 3 जा और 4 जा। फिर 2 1 जा 2 2 जा हो गया, 3 1 जा 3 1 जा 3 0 जा। 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 110 से तो ये आता है मेरा बेटा 220 हर्ट्ज, यानी कि ये आपके पास आ रहा है मेरे बच्चे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या 0th ओवरटोन या फर्स्ट हार्मोनिक। अच्छा यहां देख लो, अब फर्स्ट ओवरटोन निकालना है तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाई V बाई 2L, V बाई 2L की वैल्यू तो ये आ गई। 220 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 440 हर्ट्ज। भाई समझ आया? भाई V बाई 2L की तो वैल्यू आ गई ना 220, 220 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके पास है मेरा बेटा, अब क्या, ये हो गया फर्स्ट हार्मोनिक, ये हो गया आपका सेकेंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। ये क्या है,
थर्ड हार्मोनिक क्योंकि थर्ड मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, या सेकेंड ओवरटोन है, 0th ओवरटोन फर्स्ट और सेकेंड ओवरटोन। 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 220 से तो ये हो जाएगा 660 हर्ट्ज। यहां देख लो अब जरा, V/2L इंटू 4, तो 220 को जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ रहा है मेरा बेटा 880 हर्ट्ज आ रहा है। क्लियर हो गया? 0th ओवरटोन, पहला ओवरटोन, दूसरा और तीसरा ओवरटोन। हार्मोनिक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हार्मोनिक। मोड ऑफ वाइब्रेशन में फर्स्ट मोड, सेकेंड मोड, थर्ड मोड, फोर्थ मोड की फ्रीक्वेंसी। जैसे बोलना है बोल लो अब, ठीक है? अब इन सब चीज़ों में आपको मेरा ख्याल है कंफ्यूजन नहीं रही होगी और सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसी का पार्ट बी देखो क्या कहता है बच्चे। पार्ट बी आपसे कहता है कि आपने क्या बताना है, वन एंड क्लोज के बारे में बात करनी है। वन एंड क्या है भाई? क्लोज है या क्लोज ऑर्गन पाइप है, ठीक है? दोनों एंड कभी भी क्लोज नहीं होंगे। दोनों एंड क्लोज हो जाएंगे तो साउंड आएगा कहां से, ठीक है? कैसे होगा? तो वन एंड क्लोज ही होगा। अगर क्लोज ऑर्गन पाइप भी कहें तो इसका मतलब वन एंड ही क्लोज है, ठीक है? तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/4L। नेक्स्ट ओवरटोन था 3 × V/4L, क्योंकि इसमें इवन हार्मोनिक्स एग्जिस्ट नहीं करते। उससे अगला क्या था 5V/4L। उससे अगला क्या था 7V/4L। चाहो तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। FNH इज इक्वल टू 2n + 1 × F0। F0 फंडामेंटल हो गया। nth ओवरटोन का फॉर्मूला 2n + 1 × F0, ठीक है? अच्छा, अब V/4L की वैल्यू रखेंगे तो ये आ गया 330/4। लेंथ कितनी है भाई? लेंथ 75 सेंटीमीटर है। 75 सेंटीमीटर है आपका। जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को जब आप कन्वर्ट करोगे मेरा बेटा किसके अंदर, मीटर के अंदर, तो आप इसको कर दोगे डिवाइड बाय 100, तो ये डिवाइड बाय वाला 100 आपका ऊपर चला गया। 25 3 जा, 25 4 जा, 4 से 4 मर गया, ये हो गया 110। 3 1 जा, 3 1 जा, 3 0, ठीक है? आ गया 110 हर्ट्ज, ठीक है? ये आ गई आपके पास 0th ओवरटोन या फंडामेंटल, ठीक है? इतनी फ्रीक्वेंसी से अगर आप इसको वाइब्रेट करोगे तो इसमें फंडामेंटल मोड प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक नोड आ रहा होगा, एक एंटी नोड आ रहा होगा और कुछ नहीं आ रहा होगा। अब आप इसी चीज़ को मेरा बेटा 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 330 हर्ट्ज। इसी चीज़ को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 550 हर्ट्ज। इसी को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 770 हर्ट्ज। क्लियर हो गया बच्चे? तो ये हमारे पास था पहला क्वेश्चन। इतने हिस्से को कॉपी करो, एक बार सवाल को अपने हाथ से अटेम्प्ट करो और अगले क्वेश्चन को एक सिंसियर अटेम्प्ट दो। अब देखो मेरा बेटा अगला क्वेश्चन। ओपन ऑर्गन पाइप हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 300 हर्ट्ज। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। हाउ लॉन्ग इज ईच पाइप? सवाल समझ में आ गया? GIK ने क्वेश्चन पूछा 2022 में। इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन नस में भी आया, वो इत्तेफाक से मुझे मिला नहीं था तो मैंने यही वाला करा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, इसके नोट्स मैंने बना दिए ना, उसमें आपको इसके मजीद क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप कौन सा होता है भाई? जिसके दोनों एंड्स ओपन होते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप जिसका एक एंड क्लोज होता है। दोनों एंड तो क्लोज हो ही नहीं सकते ना, साउंड कहां से घुसेगा? तो ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 300 हर्ट्ज। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है भाई? V/2L, और ये ओपन ऑर्गन पाइप है। क्लियर है? पहले अभी यहीं तक की इंफॉर्मेशन को जरा प्रोसेस कर लें। स्पीड ऑफ साउंड आपको दिया हुआ है 330 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 300 330। वेलोसिटी ऑफ साउंड 2 × L0, सही है? 0 से 0 मर गया। L0 को वहां ले जाओ, 30 को नीचे ले आओ, तो L0 विल बी इक्वल टू 33 / 2 × 30, और ये आंसर आ रहा है, ठीक है भैया? ये आंसर किस में होगा? मीटर में होगा। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, थोड़ी जिंदगी सुकून में हो जाएगी। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सही? 0 से 0 चला गया, क्योंकि बेटे मुझे नजर आ रहा था कि यहाँ सर कन्वर्ट क्यों किया। एक तो ऑप्शंस मुझे याद है इसके सेंटीमीटर में थे, दूसरा रीजन, इसको छोड़ दो आप, इसको देखो 33 / ये 60 लिखा हुआ है, तो आंसर डेसिमल में आ रहा है, इसका मतलब लेस देन 1 आंसर आ रहा है। तो बेहतर है आप इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, अच्छा हो जाएगा। 0 से 0 मर गया, 3 11 हो गया, और ये हो गया 2 5 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 सेंटीमीटर। सर आप पहले से सॉल्व करके आते हैं, जाहिर सी बात है बच्चे, लेक्चर बनाते वक्त ये सारी चीज़ें हम पहले से देख लेते हैं, ठीक है? वरना जो लेक्चर 2-2.5 दिन में बनता है वो लेक्चर 5 दिन में बनेगा गलतियों के साथ, ठीक है? चलो, L0 हो गया। अब क्या कहता है? फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल क्या था? V/4L। इसका अगला सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या फर्स्ट ओवरटोन क्या होता है? 3 × V/4L। यही होता है ना भाई, ये फर्स्ट ओवरटोन है क्लोज ऑर्गन पाइप का, अभी तो पढ़ा।
तो 3 इंटू वी डिवाइडेड बाय 4L, और यहां पे LC आएगा, लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपस में एक बराबर है। ये क्या है, पहला ओवरटोन क्लोज ऑर्गन पाइप का, इसकी फ्रीक्वेंसी बराबर है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ओपन पाइप की फंडामेंटल क्या थी, V/2L, ये थी। फर्स्ट क्या हो जाएगी, 2 इंटू V/2L, क्योंकि इसके अंदर तो इवन भी एग्जिस्ट करते हैं, पता है अपने को ये बात, तो ऐसे ही होगी। यहां मैंने LC और L0 इसलिए लिखा है कि कोई खुदा का बंदा इन दोनों को आपस में कैंसिल ना कर दे। भाई ये लेंथ ऑफ क्लोज है और ये लेंथ ऑफ ओपन है, यही आपको चाहिए। सही, बस हो गया सवाल सोल्व। V से V मर गया, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ साउंड तो दोनों की एक ही जगह है ना भाई, एक ही जगह पाइप रखे हुए, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो एक बराबर होगी। ठीक है, अब आपको LC चाहिए, LC को वहां ले जाओ, ये 2 से 2 भी मार दो, L0 को यहां ले आओ, LC को वहां ले जाओ, तो 3/4 L0 को यहां पे ले आए, 3/4 और LC को वहां पे ले गए, बस सवाल सॉल्व हो गया भाई। 3/4 मल्टीप्लाई बाय 55 सेंटीमीटर। 55 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 165 सेंटीमीटर आ गया, ये अपॉन में आ गया 4LC। 4 4 हो गया 16, 4 1 हो गया 4, 1 बच गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, डेसिमल लगा दिया तो एक 0 लगा सकते हैं। 4 2 हो गया 8, 10 में से 8 गया, 2 बचा, 0 लगा दिया, 4 5 हो गया 20, 41.25 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप कितना आ रहा है, 41.25 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो भैया ये था हमारे पास स्टैंडिंग वेव्स इन एयर ऑर्गन पाइप का कॉन्सेप्ट। उम्मीद है आपने कॉन्सेप्ट को फील किया होगा, सारे गिले शिकवे और उल्टे सीधे कॉन्सेप्ट आपके यहां पे सही हो गए होंगे। अगले लेक्चर में हम अपना बीट्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है और कैसे प्रोड्यूस होती हैं बीट्स।